हाँ बेटा, हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे। अपन ने रिफ्लेक्शन चालू किया था, रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर पढ़ लिए थे, कर्ड चल रहे थे। कर्ड में लास्ट टर्न पे मैंने तुम्हारे को वी यू ग्राफ बताए थे सारे, याद आया? चलो अपन अब आगे बात करते बेटा। देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसमें आपको इमेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट दे दिया, इमेज दे दी, और वो आपसे पूछेगा बताओ ये मिरर कौन सा है। क्लियर है? अब ये मिरर कौन सा है तो इससे आपको अंदाजा लगाना है। तो अब आपको उसमें सारी पोजीशन पता होनी चाहिए मिरर की। तो मैंने मिरर की आपको सारी पोजीशन लिखवा दी थी क्या, कि कॉन्वेक्स मिरर होता तो इमेज हमेशा पोल फोकस के बीच में अदर साइड सीधी छोटी बनती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता है इमेज भी पास आती है। क्लियर है क्या? अरे बोलो, समझ गए? अच्छा, रियल वर्चुअल का अपने को रे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। सर एक बार रियल वर्चुअल का भी बता दो। तो इधर देख, मैं थोड़ा सा आपको रे डायग्राम का भी ज्ञान दे देता हूँ। इधर देख, रियल वर्चुअल का मैं तेरे को थोड़ा रे डायग्राम का भी ज्ञान दे देता हूँ, है ना। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, है ना। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये तो समझना, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन, तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं मैं, तो याद है कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं तो याद है ऑब्जेक्ट कहीं भी रखाओ। अरे बोलो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखाओ, ए बी, है ना। इमेज हमेशा पोल फोकस के बीच में बनती है, सीधी बनती है, छोटी बनती है, सीधी छोटी अदर साइड पोल फोकस के बीच में। और चूंकि अदर साइड है तो वर्चुअली होगी, एक्चुअल में तो पीछे रे मीट कर नहीं सकती। लेकिन फिर भी अपन ये देखते हैं, ये देखो जैसे दो रे मैंने बताया था ना रे डायग्राम में आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। तो एक रे तो ये हो गई, और एक अपन अगर मान लो यहाँ गिरा दे पोल पे, ये तो बोल दो जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी। थीटा पे आई तो थीटा पे जाएगी। तो एक रे ये हो गई जो पोल पे गिर रही है, तो एक तो रे हो गई है जो डाइवर्ज हो गई है। तो क्या ये कभी आपस में मिल सकती है? क्या ये कभी आपस में मिल सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको पीछे बढ़ाओ, तो बोल दो दिस इज द इमेज। बोलो बच्चों, ये ए डैश बी डैश, ये ए बी की इमेज बनी, ए डैश बी डैश। क्या मैं बोल दूं दिस इज इरेक्ट, बिल्कुल इरेक्ट वर्चुअल, क्यों? अपीयर टू मीट। तो मैं बोल दूं दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अरे बोलो, क्योंकि रेज आर अपीयर टू मीट बट नॉट एक्चुअली मीट। क्लियर है क्या? पोल फोकस के बीच में इरेक्ट, डिमिनिश्ड, छोटी, सीधी, पोल, सब 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 ओके। चलो थोड़ा ऑब्जेक्ट पास लाके देख लो, ये लो सी डी। तो मैं बोल दूं ये वाली रे तो वही रहेगी। ये देखो ये एंगल, तो क्या मैं बोल दूं क्या जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, ये देखो इमेज, ये सी डैश डी डैश। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्लोजर आया इमेज भी पास आई, इरेक्ट की इरेक्ट रही, वर्चुअल देखो पीछे। तो मैं बोल दूं हमेशा इस वाली रे को तो इधर पीछे ही काटनी है। तो ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, सीधी छोटी वर्चुअल इमेज बनेगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज पास आएगी। क्लियर है क्या? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट विल मूव क्लोजर टू द मिरर, इमेज विल आल्सो मूव क्लोजर टू द मिरर एंड विल बी लार्जर देन प्रीवियस वैल्यू, विल बी एनलार्ज देन प्रीवियस वैल्यू, पहले से बड़ी होगी। अरे विल बी लार्जर देन प्रीवियस वैल्यू, पहले से बड़ी होगी। क्लियर है सर? समझ में आ गई? और इस लाइन पर बनेगी। क्लियर है क्या? इस लाइन पर बनेगी। तो बोल दो ट्रेपेजियम फॉर्म होगा अगर अपन ने रेक्टेंगल रखा है तो। बोलो बेटा, तो पास वाली पास, येलो वाली येलो, और व्हाइट वाली व्हाइट, और वर्चुअल बनेगी। बस मेन बात तो ये वर्चुअल बनेगी, ये देख लो आप। ये क्लियर है क्या बेटा? वर्चुअल बनेगी। समझ गए? सर समझ में आ गया बात? बोलो बच्चों, सर हमारे समझ में आ गया। क्लियर है क्या? तो ये इसको बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे को इसलिए समझाया कि भाई ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज पास आती है पहले से बड़ी। और देख लो आप पोल फोकस के बीच में स्लो ही चलेगी। और देख लो एक बात और, तो आप जैसे यहां से यहां मूव करे ना, आप यू मूव कर रहे थे, ये यहां पे चल रही है इमेज, तो बोल दो यहां चलेगी तो स्लो ही चलेगी ना, अपने आप यहां पे स्लो ही चलेगी। क्लियर है क्या? पास आएगी, पहले से बड़ी होगी, स्लोवर देन प्रीवियस वैल्यू। ये क्लियर है क्या? और वहां उल्टी सीधी वो सारे केस उसमें भी पढ़े थे अपन ने। अब देखो ये क्या है बेटा आपका, हाँ बेटा, तो अपन कर्व्ड मिरर पढ़ रहे थे।
कर्ड में मिरर पढ़ रहे थे, मिरर में अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन में अपन ने मिरर पढ़ा, मिरर में प्लेन मिरर कंप्लीट कर दिया, कर्ड मिरर में आए थे, कर्ड मिरर में अपन ने लास्ट पे वी यू कर्व पढ़ लिया था क्या, तो यू वी कर्व अपन ने पढ़ लिया था, सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक है। अब अपने को आगे बात करनी थी बेटा, ठीक है। अब अपने को आगे बात करनी थी, तो अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, उसमें देखना, ठीक है। अब देखो ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज है और ये प्रिंसिपल एक्सिस दी है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो याद है प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो उसकी हाइट पता पड़ती है, तो बोल दो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बोलो, अच्छा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इमेज की हाइट पता पड़ती है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। अच्छा बोलो, अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बन रही है भैया, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे इमेज छोटी बन रही है और सीधी बन रही है, सीधी छोटी। बताओ सीधी और छोटी कौन बनाता है, ओनली कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉनकेव बनाता है, कॉनकेव बेटा जब सीधी बनाता है तो बड़ी बनाता है, बाकी हर समय उल्टी बनाता है वो। अरे बोल मेरे लाल, तो कॉनकेव जब भी सीधी बनाता है बड़ी बनाता है, अदर साइड बनाता है बड़ी बनाता है, वर्चुअल ये कॉन्वेक्स कर सकता है। अच्छा और याद है अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज अदर साइड बनती है बेटा, इमेज अदर साइड बनती है, इसका मतलब मिरर, तो मैं बोलता हूं मिरर इज प्लेस्ड। अब वो पूछता मिरर कहां रखा है, टाइप ऑफ मिरर एंड वेयर इट इज प्लेस्ड, टाइप ऑफ मिरर एंड वेयर इट इज प्लेस्ड, ठीक है। मिरर कौन सा है और इसको कहां रखा गया है, क्लियर है क्या। तो क्या मैं बोल दूं मिरर, तो यहां से आ जाओ, तो आंसर बोल दूं मिरर इज कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स। कैसे पता पड़ा कॉन्वेक्स, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो इमेज क्या है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, तो बोल दूं मिरर इज कॉन्वेक्स। यस ऑफ कोर्स मिरर इज कॉन्वेक्स। अच्छा और डिमिनिश्ड है तो मैं बोल दूं इमेज अदर साइड बनती, ऑब्जेक्ट एक तरफ होता तो मिरर, मिरर इज, ये तो मिरर कॉन्वेक्स है एंड इट इज प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड, बोलो कहां रखा गया इसको, प्लेस्ड इन बिटवीन, इन बिटवीन ओ एंड आई, इन बिटवीन ओ एंड आई, और आई के बीच में रखा गया, बोलो तभी तो ये रे डाइवर्ज हो के रही बनी, क्लियर है। तो अदर साइड बना, सीधा बना, छोटा बना, क्लियर है क्या। चलो सर अगर इमेज बनानी होगी तो बिल्कुल बना देंगे अपन, इमेज बनानी भी होगी तो, समझ गए क्या। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, बोलो, तो ये सारी बात समझ में आ गई। हाँ यहाँ पे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है छोटा और इमेज है बड़ी, अगर अब देखो वही टाइप ऑफ मिरर, वही क्वेश्चन वही है, टाइप ऑफ मिरर एंड वेयर इट इज प्लेस्ड, वेयर इट इज प्लेस्ड, वेयर इज इट प्लेस्ड, प्लेस्ड, बोलो इसको कहां रखा गया मिरर को, तो बोल दो ये ऑब्जेक्ट, सॉरी अपन ने येलो कलर से करो, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। क्या बोल दो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, ए ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी और सीधी है, तो बड़ी और सीधी, पहली बात तो बड़ी बनाते ही कॉनकेव है, प्लेन और कॉन्वेक्स तो हमेशा छोटी है, इक्वल बनाते हैं, तो बोल दो दिस इज द कंफर्म कॉनकेव मिरर, और बड़ी बन रही है, बड़ी और सीधी। सर बड़ी तो उल्टी बनती है, हाँ अगर F टू F के बीच में ऑब्जेक्ट होता तो इमेज 2F के बाहर और बड़ी बनती है, लेकिन सीधी और बड़ी भी बनती है, याद है वर्चुअल बनती थी, और जब पोल फोकस के बीच में, तो बोल दो दिस ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस एंड मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन, इन बिटवीन। अदर साइड जब भी बनती बड़ी बनती, याद आया, सीधी बड़ी। अरे बोलो, अभी मैं इसको रे डायग्राम से भी समझाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मिरर, तो आंसर क्या बोलूंगा मैं, मिरर इज कनकेव। कैसे पता पड़ा कनकेव, क्योंकि सीधी और बड़ी वही बनाता है, और तब बनाता है जब पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तब बनाता है, याद आ गया क्या। अदर साइड बनाता है, बड़ी बनाता है, तो मैं बोलता हूँ मिरर इज कनकेव एंड इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन P and sorry, mirror is placed in between object and image, O and I, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रखा है, तभी तो इमेज अदर साइड होगी और ऑब्जेक्ट एक तरफ होगा, क्लियर है क्या। ठीक है सर, ये थोड़ा सा इमेजेस के बारे में और बताओ ना हमारे को, तो आ जाइए इधर देखें। हाँ ये देखो, अगर आपको ये देखना भी है ना, जैसे ये देख, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, तो देखो मैं बताऊं वर्चुअल इमेज, तो अपन ने कहा ना सीधी बनाता है छोटी बनाता है,
तो ये देखो आप रे डायग्राम से पता, और वर्चुअल इमेज देखो, वर्चुअल इमेज कैसे पता पड़ेगी अपने को? अब अपन फॉर्मूले से कभी वर्चुअल इमेज के बारे में नहीं पता कर पाते, तो क्या मैं बोल दूं ये रे जो गिरेगी वो अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, तो ये वाली इमेज हमेशा फोकस से पास होती थी, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, और एक रे है मानो ये, तो जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी क्या? अरे बोल बेटा, तो थीटा पे आई तो थीटा पे जाएगी, तो थीटा पे आई थीटा पे जाएगी, और एक ये रे पैरेलल यू पास होगी, तो मैं बोल दूं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो दिस इज द इमेज, ये ए डैश बी डैश, ये तो ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज होगी ए डैश बी डैश वो होगी ये पोल फोकस के बीच में इरेक्ट, इन बिटवीन पोल एंड फोकस इरेक्ट डिमिनिश्ड, other side erect diminished in between P and F, in between P and F, this is the image. Clear है क्या? other side diminished in between P and F, समझ गए? तो साफ साफ नजर आ रहा है, क्लियर है क्या? तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन तो हमेशा इस लाइन के नीचे बनेगी, तो सीधी छोटी बनेगी, ये देखो इस लाइन के नीचे बनेगी, ठीक है? अच्छा और पास लिया एक है ना, तो मैं बोल दूं ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये वाली रे तो वही रहेगी, तो क्या मैं बोल दूं ये यहां बन गई, तो बोलो अभी भी देख ले छोटी है ना, और वर्चुअल है देख ले, तो बोल दो वर्चुअल इमेज बनी, सीधी बनी, छोटी बनी, क्लियर है? तो आप ये रे डायग्राम से भी देख सकते हो, समझ गए क्या बेटा? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज पास आएगी, पहले से बड़ी होती जाएगी, ठीक है? ये तो सर समझ में आ गई बात है ना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है? ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए तेरे को बता दिया था। हाँ तो ये सीधी बड़ी, क्लियर है? ऐसा कॉनकेव का भी बना सकते हो आप, क्लियर है? तो ये इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? ये देख कॉनकेव, तो ये पोल फोकस, जब आप यहां ऑब्जेक्ट रखते हो तो एक रे तो ये हो गई, और एक रे यूं डाइवर्ज होती है ये, तो ये कभी इधर नहीं मिलेगी, ये पीछे मिलेगी, तो इमेज बनेगी सीधी बड़ी, है ना? एनलार्ज, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ए डैश बी डैश, ये तो ये हमेशा क्या लाइन जब इधर डाइवर्ज होगी तो पीछे वर्चुअली तो बनेगी, ये देखो, या इधर रे डाइवर्ज होगी तो ये सब पीछे वर्चुअल बनेगी, सीधी बढ़ेगी बड़ी बनेगी, ये देख, तो ये वर्चुअल सीधी बड़ी, ये देख अपना ये, तो इरेक्ट एनलार्ज, तो ये अदर साइड इरेक्ट एनलार्ज, तो ये अपने आप ये, ठीक है? तो ये वर्चुअल इमेज, बोलो और पास ले जाके देख ले इसको, ये देख सी डी, ये सी डी, तो ये और बड़ा एंगल, ये सी डैश डी डैश, क्लियर है क्या? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज पास आएगी, ये देख ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज पास आएगी, पहले से छोटी होगी, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स मिरर, इमेज विल आल्सो मूव टुवर्ड्स मिरर एंड विल बी डिमिनिश्ड देन इट्स प्रीवियस वैल्यू, क्लियर है क्या? तो ये पास आती जा रही है और छोटी होती जा रही है, और जैसे बिल्कुल ही मिरर के टच हो जाएगा तो ये इक्वल साइज की हो जाएगी, दोनों की साइज इक्वल हो जाएगी, क्लियर है क्या? हालांकि अपन वो चीज तो अपन ने देखो ना, अपन ने कल ग्राफ भी पढ़ा, तो इधर जब भी बनेगा तो मैं जब बोल दूं ऑब्जेक्ट पोल फोकस तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, याद आया? 1 से, और यहाँ पे टच होगा तो 1, तो जब ऑब्जेक्ट 0 पे होगा तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1, और फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर मूव करेगा वैसे वैसे इमेज दूर मूव करेगी, और मैग्निफिकेशन 1 से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट, आप फोकस की तरफ आओगे तो इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी, तो मैग्निफिकेशन हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, फिर जैसे आप फोकस से बाहर जाओगे इधर इनफाइनाइट पे, तो यूं समझ लो उधर से घूम के इधर इनफाइनाइट पे इमेज आ गई, तो अचानक से माइनस इनफाइनाइट हो जाता मैग्निफिकेशन, याद आया? कल ग्राफ बनाया था अपन ने, ये देखो, तो 1 से लेके इनफाइनाइट पर चला जाता है जब फोकस पे आता है, और फिर फोकस से जैसे आप बाहर निकलते हो नेगेटिव इनफाइनाइट, फिर याद है 2f पर -1 हो जाता है, 2f पर, याद आ रहा है? ये सारी बातें करी थी, जैसे आप 2f पर आते हो तो मैग्निफिकेशन -1 हो जाता है, फिर जैसे आप 2f के अंदर आते हो, सॉरी 2f से बाहर जाते हो, तो जैसे 2f के बाहर जाते हो मैग्निफिकेशन 1 से भी कम होने लगता है, और जैसे आप इनफाइनाइट पे जाते हो तो मैग्निफिकेशन घटते घटते 0 हो जाता है इस लाइन पर, तो हमेशा फोकस वाली लाइन पर इमेज बनेगी, क्लियर है क्या? सर सारी बात समझ में आ गई? तो इमेज तो सर बना लेंगे, तो रे डायग्राम से आप इमेज बना सकते हो आराम से, ठीक है? ये ठीक है ना, O और F के बीच में इमेज बने, ये
ठीक है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है, ओ एंड आई। चले आगे, चलो। तो सर ये रे डायग्राम वाली बात हमारे समझ में आ गई कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है। और अब तो हम ये बता देंगे इमेज कैसे, ठीक है ना। चलो, तो ये बात थी कि अपने कहाँ तक चले अपन, क्या है रे, क्वेश्चन कौन सा हुआ ये, तो ये समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ी है तो अदर साइड बनता भी, रे डायग्राम बना के भी देख लिया मैंने, ठीक है। चलो, इमेज कैसे डिलीट होगी, अभी आ जाओ। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा वही टाइप ऑफ मिरर और टाइप और वेयर इट इज प्लेस्ड, टाइप एंड वेयर इज इट प्लेस्ड। ठीक है, आ जाओ। तो मैं बोल दूं दिस इज ऑब्जेक्ट, ये तो मैं बोल दूं इमेज उल्टी बनेगी छोटी बनेगी, तो इमेज उल्टी बनेगी छोटी बनेगी, तो उल्टी बनेगी छोटी बनेगी, तो क्या मैं बोल दूं मिरर इज प्लेस्ड, ए इधर देखो आंसर, कौन सा मिरर है, मिरर इज कनकेव। सर आपको कैसे पता पड़ा मिरर इज कनकेव, मिरर इज कनकेव, सर आपने को कैसे पता पड़ा, यार उल्टी इमेज कौन बनाता है, हाँ कॉन्वेक्स और प्लेन तो हमेशा सीधी बनाते हैं, है ना, और उल्टी और छोटी तो सिर्फ और सिर्फ कनकेव बनाता है। और कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट 2f के बाहर हो, कनकेव है ना, कॉनकेव। इन्वर्टेड इमेज कैसे पता पड़ा मेरे को, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा क्या बोल दूं, ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2f, अरे बोलो, क्योंकि उल्टी और छोटी इमेज बनानी तो 2f के बाहर होना चाहिए, और इमेज विल बी इन बिटवीन f एंड 2f, इमेज विल बी इन बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज f 2f के बीच में होगी, ये तो f 2f के बीच में होगी और वो 2f के बाहर होगा, तो ये 2f के बाहर होगा और ये f 2f के, तो बोल दो मिरर इधर होगा, तो मिरर विल बी राइट साइड ऑफ, अरे बोल लो ये सारी बातें जो है, ऑब्जेक्ट को दूर करना है, इमेज को पास रखना है, तो मिरर विल बी राइट साइड ऑफ, क्या बोला मैंने, मिरर विल बी राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर विल बी इन द राइट साइड ऑफ इमेज, सॉरी, मिरर विल बी, मिरर विल बी, मिरर विल बी प्लेस्ड राइट टू आई, इमेज के भी राइट में रखेंगे इसको, क्या इमेज के भी राइट में रखेंगे, क्लियर है मिरर को, तब जाके इमेज f 2f के बीच में बनेगी और बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट आएगा, क्लियर है, कर लोगे वैसे। अब देखो क्या होता है, कई बार बच्चा तुक्के में क्वेश्चन कर लेता ना, तो अब आया अपना न्यूमेरिकल इस टाइप का, है ना, ये बेहतरीन, ये जेई लेवल का न्यूमेरिकल है ना, IIT जेई लेवल, ठीक है। अब इसमें पूछेगा क्या, बता देता हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस दी है, ठीक है ना, ये पोल ऑफ मिरर, एंड पहला सेकंड फोकस ऑफ मिरर, ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ पोल ऑफ मिरर और फोकस ऑफ मिरर बताना, ठीक है, ये दो बातें बतानी है। अब पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो क्वेश्चन को जब मैं समझूंगा तो मेरे को ये पता पड़ेगा दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिस इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो क्या मैं बोल दूं ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और क्या मैं बोल दूं ये 1 सेंटीमीटर की हाइट है, ये तो 2 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट और 1 सेंटीमीटर की है इसकी इमेज, और उल्टी इमेज है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और 1 सेंटीमीटर की इमेज, उल्टी इमेज है। दो सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और 1 सेंटीमीटर की इमेज, उल्टी इमेज है, बोलो
2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर की इमेज, तो मैं बोल दूं उल्टी इमेज है। अच्छा, अब उल्टी इमेज है और छोटी इमेज है, तो याद है ऑब्जेक्ट 2f के बाहर होगा और इमेज f 2f के बीच में बनेगी, तो ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2f। तो मैं बोल दूं 2f यहां नहीं होगा, ऑब्जेक्ट 2f के बाहर है तो 2f यहां होगा और ये f 2f के बीच में, तो मिरर इधर रखेंगे, अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो मिरर मुझे नहीं पता कहां होगा, लेकिन हाँ ये बात है राइट साइड में होगा। I don't know what will be the coordinate of pole, but will be right side of this। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर जैसे 45-60 है तो उधर होगा, मतलब 45 से भी कम आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। नेगेटिव पॉजिटिव भी अभी देखना पड़ेगा। ठीक साहब, क्या मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का इमेज है, तो मैग्निफिकेशन पता पड़ गया। अब जो डेटा पता पड़ रहा है वो निकालो। ये आंसर में मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो प्योर वैल्यू से आ गया। तो बोल दूं इमेज 1 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो मैं बोल दूं 1/2, लेकिन माइनस में होगा। सर माइनस क्यों? इन्वर्टेड है। अरे बोलो इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड से इन्वर्टेड इमेज, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया अपनी मर्जी से। अरे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो रेशो तो 1/2 है, लेकिन इन्वर्टेड है इसलिए माइनस लगा दिया, तो उल्टी और आधी इमेज बनेगी। ये बात तय हो गया। क्लियर है क्या? फिर समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अगर m ये है तो मैं बोल दूं m v और u का रेशो होता है, तो v/u। तो जैसे मुझे m पता पड़ गया 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो बोल दूं इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बेटा जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस में रिलेशन दे देता है। जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो v और u की न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन दे देता है। तो बोल दूं इमेज की डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी दैट वुड बी इसका आधा, ये जो इमेज की डिस्टेंस होगी दैट वुड बी इसका आधा। बोलो, तो इसका आधा होगी। तो क्या मैं बोल दूं कि जो ये होगी, अच्छा अब मुझे नहीं पता पोल कहां है ना, मेरे को नहीं पता पोल कहां है, तो मुझे नहीं पता पोल कहां है, तो ठीक है मैं बोल दूं इसका आधा होगी। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता पोल कहां है, मुझे नहीं पता पोल कहां है, तो मैं बोल दूं इफ दिस डिस्टेंस इज x0, मुझे नहीं पता बेटा x0, अगर ये x0 पता पड़ जाएगा मुझे पोल पता पड़ जाएगा। ठीक है, या इसको बोल x0। अगर मैं बोल दूं ये x0 है ना, तो मैं बोल दूं अगर इमेज x0 दूर है मिरर से तो ये 2x0 दूर होगा। बोलो ना बेटा जी, मैंने कहा ना इमेज डबल दूर होगी। इमेज ये देख लो, ऑब्जेक्ट से डबल दूर होगी इमेज, v विल बी हाफ ऑफ u, सॉरी इमेज, ये इमेज है, इमेज आधी दूर होगी। क्या कर रहा हूं यार, जो ऑब्जेक्ट है पता नहीं ध्यान का, ये ऑब्जेक्ट है उससे आधी दूर इमेज होगी। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, क्योंकि 2f के बाहर होगा ऑब्जेक्ट और इमेज f 2f के बीच में होगी, और m आधा आया और m v u में रिलेशन है, तो v विल बी हाफ ऑफ u, तो v विल बी v इमेज, दिस इज इमेज है ना, विल बी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को 2f मान रहा हूं तो इमेज x0 होगी, ये 2x है तो ये x होगी, ये 2x है ऑब्जेक्ट तो ये x होगी, आधा। इमेज आधी दूर होगी ऑब्जेक्ट से, गलत बोल गया था इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये 2x तो ये x। सर समझ में आ गया? तो मुझे ये तो नहीं पता कि पोल का, पर मुझे ये तो पता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैसे। दिस कोऑर्डिनेट इज -60 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज -30, तो बोल दो दिस सेपरेशन इज 30 इन नेगेटिव x डायरेक्शन, तो 30, तो मैं बोल दूं और ये होगा 2x0 -x0। भैया तेरे कोऑर्डिनेट माइनस तेरी दूरी माइनस तेरी दूरी, या आपस की दूरी हो गई ये, तो मैं बोल दूं x0 की वैल्यू 30 आ गई, तो x0 इज, सॉरी ये क्या 15 है, ये दिस इज 15, क्या रहा हूं मैं आज, ये 15 है, 60 और ये 45 है ना रे, 45 60 45, ये 45 है, तो बोल दो ये 15 है, तो x0 इज 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो गया, और अगर ये 15 है तो ये भी 15 है। इधर देख डायग्राम वापस बनाता हूं यार, ये ले, हाँ ये देख, हाँ देखो ये है रे सारा हिसाब, ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हो गया, 60 -60 2 सेंटीमीटर इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इमेज यहाँ बन गई अपनी, ये -45 -1, ये -45 -1, ये ठीक है, ये ठीक है, ये -45 -1। अब मैं ये कह रहा हूं आपको बेटा
कि जो डिस्टेंस ये होगी x नॉट, उसकी डबल ये होगी। कैसे पता पड़ा? वो मैंने मैग्निफिकेशन से पता लिया, क्योंकि मैग्निफिकेशन आ रहा है इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज 2 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू उल्टी है पुल्टी है वो तो सब छोड़ ये, तो मैं बोल दूं v विल बी u का आधा, या u बोल दूं मैं v बाई यू बराबर v नॉट बाई यू नॉट बराबर 1/2, तो बोल दूं u नॉट विल बी ट्वाइस ऑफ v नॉट। सही बात है, जहां इमेज बनेगी इमेज जहां बनेगी उसका ऑब्जेक्ट दुगुना दूर होगा, तो इमेज बनी x पे तो इमेज ऑब्जेक्ट 2x पे होगा ये, तो दिस सेपरेशन इज x नॉट एंड दिस इज आ रहा है 60 माइनस 45, ये 45 है ना और ये 60 है, तो ये आ रहा 15, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तेरे को ये 15 है और ये 15 है, तो 15 और दूर, तो ये 15 हो गया। जब x नॉट 15 आ गया तो मैं बोल दूं यहां से 15 दूर, अब यहां से जब 15 दूर जाऊंगा मैं, दिस इज 15, तो मैं बोल दूं 15 और पीछे चला गया तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 45 में से 15 गया तो कितना है -30। यस, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पोल, -30 सेंटीमीटर और x तो y तो 0 होगा। क्यों होगा y 0? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस को ही तो, अरे यार x एक्सिस लिख लो यार बस, दिस इज x एक्सिस, क्वेश्चन में लिख लो, ये यहाँ क्वेश्चन में लिख लो, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x, ठीक है, ये x एक्सिस है, बस लिखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो फिर आप वो रेशो, ठीक है, मन ध्यान नहीं दिया मैंने, मन में x मान लिया, ठीक है। ये तो ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट -30 है, पोल पे नहीं रखा -30, देख लो ना, अब ये 15 आ गया, 30 से 45 15, 30 से 60 30 आ गया, 15 की 30 बनती है इमेज, पता ही है मेरे को, क्लियर है, ये आ जाओ। अच्छा, या 30 की 15 पे, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट 30 पे तो 15 पे, या ऑब्जेक्ट 15 पे होता तो 30 पे, क्लियर है, तो सर समझ में आ गई। अब आओ, अब फोकस कितना है, तो मैं बोल दूं u की u पता पड़ गया, तो सॉरी v पता पड़ गया ये, तो मैं बोल दूं u बराबर फ्रॉम डायग्राम मेरे को सब पता पड़ गया, अब u नॉट इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, u नॉट इक्वल टू ये 15 तो ये 30 है, ये 30 है ना ये, तो u नॉट बराबर -30 सेंटीमीटर और v नॉट बराबर -15 सेंटीमीटर, ये हो गया -30 और ये हो गया -15, तो अब यहां से f निकालना, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला से 1/v -15 माइनस 1/u -30 इज इक्वल टू 1/f, नेगेटिव ही आएगा फोकस, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, तो यहाँ से 30 एलसीएम लिया, -2 -1, तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ये तो इसकी जो फोकस आई है वो आ गई -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर की फोकस है, क्लियर है, बोलो बेटा, तो -10 सेंटीमीटर की फोकस है, समझ में आ गई ये, चलो सर। हाँ, अब 45, अब मिरर का कॉम्बिनेशन, तो आपको समझ में आ गया इमेज फॉर्मेशन वगैरह सारी बात। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है बेटा, कॉनकेव कॉन्वेक्स से पास जाने पर इमेज पास आती है, पहले से बड़ी सीधी छोटी वर्चुअल, क्लियर है, और थोड़ी स्लो चलती है क्योंकि पोल फोकस के बीच में चलना स्लो ही चलेगी। हाँ, अभी आ जाओ ये 45 कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, क्या क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, 2 मिरर रख दिए मैंने, M1 M2, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है 7.5 दूर। अब वो पूछता है, इसमें खूब पूछता है, पाथ रिट्रेस करें, मैंने बताया था प्लेन मिरर में बताया था, रिट्रेस का मतलब परपेंडिकुलर रे गिरनी चाहिए ताकि उल्टी वैसी चली जाए। अब देखो, दिस डिस्टेंस इज 7.5, ये तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा अगले ने बोला पहले आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 देन M2 इमेज विल फॉर्म एट O इटसेल्फ, तो आ जाओ पहले M1, तो क्या मैं बोल दूं जब रे M1 पे टकराएगी, तो बहुत सीधा सिंपल सच्चा रूल है, क्या रूल है सच्चा, ठीक है, तो मैं बोल दूं सच्चा रूल तो यही है कि इमेज पीछे से आती हुई लगेगी, ये, और पीछे से कितनी, तो अगर ऑब्जेक्ट 7.5 दूर है ये, इफ दिस इज 7.5 तो इमेज विल ऑल्सो भी 7.5, बोलो, तो क्या मैं बोल दूं ये 7.5 से आती हुई लगेगी इसको, तो ये, अब इसके लिए दिस फॉर दिस मिरर M2 ऑब्जेक्ट विल बी दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट, तो दिस इंटरमीडिएट इमेज विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, इसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोल दूं इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट विल बी दिस। चलो आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं सॉल्यूशन में कि डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, अरे इंटरमीडिएट इमेज है ना I1, मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट फॉर M2 इज D + 7.5, D + 7.5
या इसको डी, सुनो इसको x मान लेते अपन है ना, d फिर x प्लस d को अपन लिख देंगे x प्लस 7.5 x प्लस 7.5, उससे एक फायदा रहेगा, x नॉट मान लो तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा इज x प्लस 15 x प्लस 15, ये साढ़े, फिर वो 7.5 की कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तो मतलब x प्लस 15, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा और इमेज ओ पर बननी चाहिए, ये क्या बननी चाहिए इमेज, अरे बोलो ना बेटा, इमेज शुड बी एट ओ इटसेल्फ, तो मैं बोल दूं एंड इमेज विल बी, या इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम M2 विल बी x नॉट, या विल बी x, तो ये इमेज की डिस्टेंस x हो जाएगी। तो आ जाओ अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला है ना, लगाओ मिरर फॉर्मूला, तो बोल दो 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसके लिए डिस्टेंस होगी -x, इमेज -x पे बनेगी ना, इधर है ना, तो ये -x, इमेज को o पे बनानी -x, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 15, तो माइनस अपॉन x प्लस 15, u भी माइनस में होगा इधर है तो बराबर 1/f, f कितना है, मिरर का f कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 20 सेंटीमीटर, तो f हो जाएगा -10, कौन के मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। अब मैं बोल दूं नेगेटिव उड़ जाएंगे, बोलो उड़ा दिया सर, यहां से एलसीएम ले x प्लस 15 प्लस x बराबर 1/10, आ जाए इधर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा ऊपर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दे, या 10 भी उधर भेज दे, चल 2x प्लस 15 में 10 का और मल्टीप्लाई कर दे तो 20x प्लस 150 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज x स्क्वायर प्लस 15x, इसको उधर भेज, तो या x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 10 हो जाएगा ना, ये x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x, फैक्टर करना आते ना रे, 150 बराबर 0, ये यहाँ से एलसीएम, ये x माइनस 15 प्लस 10 x माइनस 15 बराबर 0, x माइनस 15 x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर 15 माइनस 10, ये x बराबर 15 और ये माइनस 10, तो बोल दो दो वैल्यू आई, और नेगेटिव हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि मैंने x को पॉजिटिव मान के काम किया है, x को डिस्टेंस लिए, तो बोल दो 15 दूर है, तो ये x बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अरे ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, माइनस तो मैंने रखा था 15, तो ये 7.5 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, तो बोल दो ये x प्लस, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7.5, तो d कितना आ जाएगा बोलो, तो d बराबर यहाँ आगे ही लिख दो, यहाँ है ना, d बराबर, तो d इज इक्वल टू x प्लस 7.5 था, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7.5, ये SC वर्मा में क्वेश्चन है बेटा, तो d बराबर आ जाएगा 22.5, देख लेना है ना डेटा बेटा, ये तो 22.5 सेंटीमीटर दूर होंगे, दोनों के मिरर के बीच की डिस्टेंस 22.5 होगी, ये 22.5 और ये 7.5, तो 7.5 की 7.5 तो ये हो गया 30, सॉरी ये 7.5 की 7.5 और ये हो गया 15, तो अब ये देखो ये टोटल 15 30 पर ऑब्जेक्ट और इमेज 15 पे, खत्म। सर समझ में आ गया बेटा, वो देख लेना कैलकुलेशन है, बाकी रीट्रेस का मतलब समझो, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, अपने मॉड्यूल में भी है, दो मिरर है M1 M2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 की 10 है 1 की 20 है, दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगी, इमेज यहीं की यहीं बने, दोनों से एक बार रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहीं की यहीं बने, तो क्या मैं बोलता हूँ सिंपलेस्ट केस में देख, एक तो ये है कि इसके फोकस पे हो, अरे क्या क्या पॉसिबल, इसके फोकस पर हो, ये 10 F1 है ना, तो ये पैरेलल आ जाए रे, और फिर वो अपने फोकस पे बना दे, अरे बोलो, और वो फोकस इसका यहीं आ जाए, इट शुड बी F2, तो मैं बोलता दोनों के फोकस का टोटल होना चाहिए, भैया तेरे फोकस से आए तो मैं पैरेलल कर दूं, और तेरे पैरेलल गिरे तू अपने फोकस पे गिरा दे, और वो वही हो जाना चाहिए, ये ओ मेरा फोकस होना चाहिए और ये ओ तेरा फोकस होना चाहिए, ताकि मैं पैरेलल करूं तो तू यहां गिरा दे, तू पैरेलल करे तो मैं यहां गिरा दूं, तो इट शुड बी दोनों के फोकस का टोटल, तो D विल बी, तो पहला केस क्या बना बेटा, D विल बी F1 प्लस F2 एंड दिस इज 10 प्लस 20 न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल, सर माइनस होता है, अरे वो होता है पर न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल, अभी अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो मैं बोल दूं द सेपरेशन बिटवीन मिरर शुड बी 30 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन मिरर शुड बी 30 सेंटीमीटर, सर समझ में आ गई। अच्छा एक और क्या केस बन सकता है, सेकंड केस, सेकंड सॉल्यूशन, ये देखो एक और जो केस बन सकता है, एक और जो पॉसिबिलिटी बन सकती है,
भैया तू भी अपने पाथ पे भेज, मैं भी अपने पाथ पे भेजूं। ये देख 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 देख, ये ओ था भैया, तू मेरे 2f पे हो जा, मेरे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हो जा, तो तू जैसे ही आएगा मैं तेरे को वैसा का वैसा भेज दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर परपेंडिकुलर रे गिरेगी, फिर यहीं पर इमेज बन जाएगी और वो तेरे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और तेरे पे आए तो तू भी भगा देना इसको। तो तेरे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और मेरे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपना कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाइए। तो मैं भगाऊं, इमेज यहां बनाऊं, तेरे ऊपर आए तो तू वापस भगा दे। तो बोल दू दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ये R1 ये R2। तो क्या मैं बोल दूं क्या बेटा कि सेपरेशन बिटवीन मिरर शुड बी R1 प्लस R2, ये। तो दोनों मिरर के बीच में जो सेपरेशन है वो R1 प्लस R2, दोनों के बीच की डिस्टेंस के टोटल के बराबर होना चाहिए। दिस सेपरेशन शुड बी R1 प्लस R2, दिस सेपरेशन शुड बी R1 प्लस R2। क्लियर है क्या? ये तो सर ये तो सारी बातें हमारे समझ में आ गई। तो दो बातें बेटा, क्या कि एक तो मिरर के बीच में जो सेपरेशन है वो दोनों के टोटल के बराबर हो जाए, ठीक है। ये तो ये सारी बातें किसकी हो गई बेटा? मिरर की। तो मेरे हिसाब से मैंने मिरर पे तुम्हारे को लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। रिलेशन बिटवीन VO एंड VI आ गया है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन आ गया, क्लियर है। ये थोड़े क्वेश्चन आ गए है ना, रे डायग्राम आ गया, सारी बातें तो हो गई। अब अपने को स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन बेटा, है ना। तो अगले टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, अभी पढ़ा रिफ्लेक्शन। हाँ बेटा, लास्ट टर्न पे अपन ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था, आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे अपन? रिफ्रैक्शन की। हाँ बेटा, लास्ट टर्न पे अपन ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था, आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो अब अपन पढ़ाई कर रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन। क्या बात कर रहे हैं अपन? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है आपको? है रिफ्रैक्शन विद कर दो रे, विद, साथ मिलके पढ़ रहे हैं, विद MS सर। पूरा नाम क्या है सर आपका? मोहित अग्रवाल सर। क्लियर है बेटा? तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? लाइट एंटर्स, रिफ्रैक्शन फिनोमिनन क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा था। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। When light enters from one medium to another, it deviates from its actual path, अब देखो वो डेंसर एरर पे डिपेंड करता है, आवे होगी नो। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये कहां होता है? ये बाउंड्री पे, दोनों मीडियम की बाउंड्री पे। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, है ना। तो यहां पे जब लाइट आएगी तो ये जैसे नॉर्मल, तो ये रे जैसे ही आ रही होगी इंसिडेंट, है ना, ये इंसिडेंस रे, ठीक है। तो या तो ये पास आ जाएगी या दूर हट जाएगी, व्हाटएवर, है ना, दूर भी हट सकती है ये यूं। तो ये रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये या तो टुवर्ड नॉर्मल आ गई, आगे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। तो हम लोग तो डेविएट हो गई, ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल। तो बोल दो एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई है ये। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तुम्हारे को। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस एंगल पर दूसरे मीडियम में गई नॉर्मल से, नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ध्यान रखना। ये मैंने मिरर में ही बताया था, ये नॉर्मल से एंगल होते हैं सब। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो ये इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तो डेविएट हो गई। अच्छा,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन क्या है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो स्नेल्स लॉ है बेटा, है ना, स्नेल्स लॉ, और एक क्या है बेटा? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। देखो फर्स्ट क्या, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल लाई, ऑल लाई कर दो, ऑल लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड स्नेल्स लॉ, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, है ना। तो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। मीन्स जो रामायण लिखी उसका मतलब क्या है स्नेह? साइन आर टू साइन आई, साइन आर टू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मतलब है। दिस कांस्टेंट इज, ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ गए? ये जो होता ना, ये कांस्टेंट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैं बोल दूं ये म्यू। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देखिए, ये मेरे को है ना, ये दिक्कत पैदा करता है। ये 2-1 है ना, ये 2-1 है ना, और ऐसे लिखते हैं, और म्यू 1-2, ये इसका मीनिंग समझना। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये मेरे को ध्यान नहीं रहता है, 1-2 लिखना है, 2-1, तो ये ध्यान रखना बेटा। कई बार एग्जाम में ये देके पूछ लिया, मालूम ही नहीं पड़ेगा ना किसका किसमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, ये लिख दे जब, तो ठीक है, ऐसा लिख के हवा आ जाएगा। सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसमें भी वेक्टर में भी VA वेलोसिटी विद, तो सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये इसका भी मतलब ये μ2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसके रेस्पेक्ट में वो इधर लिखा है पीछे, तो यहां से लिख दूं मैं, दिस इज μ2 बाई μ1। ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भला, ये नई चीज आ गई, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चला जाओ, तब आप बात है। तो ये स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस लॉ इज नोन एज या कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं मेरे लाल। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, क्लियर है, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब देखो मेरी बात, अब देखो स्नेल्स लॉ तो आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो समझे अपन, तब जाके अपन न्यूमेरिकल कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, इट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इट रिप्रेजेंट यू ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बताता है मीडियम, ठीक है। देखो बेटा, इन जनरल जितना मीडियम भारी होता है उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। मतलब वो जितना ऑप्टिकली डेंस, एक्चुअल में ऑप्टिकली डेंस में क्या, पार्टिकल बहुत ज्यादा करीब होंगे, बहुत ज्यादा डेंस होंगे, क्लियर है क्या? देखो बेटा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम बोल दूं कि, ठीक है। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज, जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना,
इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना। है ना, एंड इट डिसाइड्स, ठीक है, इट डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बेटा ये वो प्रॉपर्टी जो डिसाइड करती है कि स्पीड कितनी होगी। तो जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसमें, उतनी स्पीड स्लो होती जाएगी मीडियम में। सही बात है, क्योंकि उसका ज्यादा पार्टिकलों से इंटरेक्शन होगा। क्लियर है क्या? चलो, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। क्लियर है क्या? ये रामायण लिख लो बेटा, टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप है? पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, ये बहुत फर्जी बात है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू, है ना, ये ओनली एब्सोल्यूट। फिर आएगा रिलेटिव, जो भी मैंने बताया था, विथ रेस्पेक्ट टू ये। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन रेशियो ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। आ जाओ, तो कितना आ जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो यहां से मैं बोल दूंगा म्यू बराबर कितना गया, ये म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ये दिस इज म्यू बराबर सी बाई वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल रहे वो, मैंने बताया ना, जितना ज्यादा म्यू होगा उतना कम स्पीड होगी। सही बात है, क्योंकि उतना ज्यादा डेंस होगा मटेरियल। तो आ जाओ, सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये एंड इट्स यूनिट बोलो क्या होगी? इट्स यूनिट साफ साफ दिख रही, इज बोलो, या इट इज यूनिटलेस। एक और यूनिट, इट इज यूं लिखो ज्यादा, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी बोलो। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0 L0 T0, M0 L0 T0। क्लियर है क्या? तो यूनिटलेस है और इस डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0 L0 T0। क्लियर है क्या बेटा? चलो आ जाओ, अब एग्जांपल। अच्छा, ये तो हो गया एब्सोल्यूट। अभी इस पर क्वेश्चन कर लेंगे अपन, है ना। तो अच्छा, अब कुछ म्यू है, एब्सोल्यूट म्यू, वो तुम्हें ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। तो म्यू इक्वल टू 1 है ना, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किसकी होती है? म्यू बराबर वैक्यूम, है ना, फॉर वैक्यूम। हालांकि हम एयर के लिए भी यही ले लेते, कुछ नहीं बोलता तो, ठीक है ये। और म्यू इक्वल टू लगभग 1, बट होती एक्चुअल में 1.003 है ना, लगभग 1 फॉर एयर। तो अब इतना कम डिफरेंस होता है कि हम ज्यादा ये इतनी कैलकुलेशन करते नहीं, तो हम 1 ही ले लेते हैं। फिर म्यू वाटर कितनी होती है? 4/3 और 1.33, ठीक है, फॉर वाटर, ठीक है। अच्छा, म्यू ग्लास के लिए होती है 3/2 है ना, 1.5 फॉर ग्लास, तो ग्लास के लिए होती है, ठीक है। डायमंड की भी दी होगी, हाँ ठीक है, डायमंड की 2 या चलो म्यू डायमंड 1.24 दी हुई है, 2 ही दिया, सॉरी 2.4 दी हुई है, ओहो 2.4, मेरे को 2 ध्यान थी, है ना, 2.4 फॉर डायमंड। क्लियर है क्या? तो डायमंड की होती है 2.4, हालांकि ये काम नहीं आएगी इतनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैक्यूम की 1 लीस्ट, फिर म्यू ज्यादा ही होता है। सही बात है, मैं बोल दूं वी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सी, वैक्यूम में सी, तो बोल दूं म्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही बात है यार, किसी भी मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, तो मैं बोल दूं कोई भी मीडियम होगा उसकी कुछ भी डेंसिटी होगी तो स्पीड कम ही होगी।
अरे जितना ज्यादा डेंस उतनी स्पीड कम होगी, तो हम बोल म्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगा हमेशा, वैक्यूम के लिए 1 होगा। क्लियर है? ये एब्सोल्यूट। अब आ जाओ एब्सोल्यूट के बाद क्या होगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड आ जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये म्यू 2 1। तो दिस इज, इट इज डिफाइंड रेशियो टू, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इंडेक्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है क्या? हाँ, तो म्यू 2 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैसे मैंने बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है क्या? ये दिस इज द म्यू 2 1। बोलो सर, समझ में आ गई? स्नेल्स लॉ समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा था dependency of mu on different factor, ठीक है। तो देखो पहला फर्स्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो म्यू कम होता है। सही है, क्यों? क्योंकि मटेरियल फैलता है, डेंसिटी कम होती है ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकली कम लेस डेंस हो जाता है वो, तो ये म्यू डिक्रीज। सेकेंड, एज हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, हाइट जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं कम रेयर हो जाती है एयर, तो म्यू घट जाता है। ऊपर मटेरियल कम डेंस होता है तो ये घट जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्टिकली डेंस। ठीक है, थर्ड एज लेमडा इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस। तो चाहे हाइट बढ़ो, चाहे टेम्परेचर बढ़ो, चाहे लेमडा बढ़ो, है ना, म्यू कम होता जाता है, म्यू कम होता जाता है। क्लियर है? और ये किसने बताया बेटा? काउचीज इक्वेशन, है ना, है ना। तो यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू काउची, यूं लिखो अकॉर्डिंग टू काउची, अकॉर्डिंग टू काउची। अरे ताऊजी नहीं, कई बच्चे कहते हैं सर ताऊजी, वो आपने बताया था ना सर, ताऊजी ने बताया। अरे ताऊजी नहीं, काउची, अकॉर्डिंग टू काउचीज इक्वेशन, है ना, वो काउचीज है, काउची ताऊजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काउची म्यू डिपेंड्स अपॉन, कई बच्चे आ जाते हैं सर वो ताऊजी, हाँ डिपेंड्स अपॉन, हमने हमारे ताऊजी से पूछा सर तो मना कर रहे थे, डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया उसने? म्यू इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाय, एंड इट इज गिवन बाय, इसकी डिपेंडेंसी का रिलेशन भी दिया उसने, म्यू। और खूब पूछते हैं यू का यू फॉर्मूला, यू का यू फॉर्मूला, सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डैश 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 ए प्लस बी, दीज आर कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो एज लैम्डा इंक्रीजेस, अब डिपेंडेंसी कैसे? एज लैम्डा इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस। और इस पे तो खूब रामायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और मैं बोल दूं कि वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम, विबग्योर में ए, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, लिख क्या रहा हूं मैं, वी पे आ गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये देखे विबग्योर हो गया क्या? रह गया कुछ? वी इंडिगो, अच्छा यही रहा इंडिगो, ये वॉयलेट, विबग्योर। ठीक है, तो लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होता है, मैं बोल दूं म्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट का होगा, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम है, और रेड का म्यू सबसे कम होता है। सातों कलर में रेड का म्यू सबसे कम होता है, क्योंकि रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। तो रेड कलर हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में जब रेड ट्रेवल करता है तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है? चलो सर समझ में आ गई।
तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आ जाओ सर थोड़े से न्यूमेरिकल तो करा दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो ये डिपेंडेंस समझ में आ गई, तू ऊंचाई पे जा, तू टेम्परेचर बढ़ा चाहे तू लैम्डा बढ़ा, म्यू विल डिक्रीज। चलो आ जाओ सर रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन करते हैं सर। एग्जांपल 1, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 2 into 10 raised to power 8 meter per second, then its refractive index, then it's mu। अब देखो ए वी देके म्यू पूछ लेगा, मच्छर क्वेश्चन, ए मच्छर सॉल्यूशन कैसे सर? तो मैं बोल दूं म्यू ग्लास तो हो जाएगा सी बाई वी ग्लास, स्पीड पता होनी चाहिए। और मैं बोल दूं ये सी तो मेरे को रटा हुआ है 3 × 10⁸ वैक्यूम में स्पीड, और 2 तेने मुझे दे दी तो मैंने उड़ू के इसको निकाली तो 1.5। और वास्तव में दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पर अपने को निकालनी इससे थी, है ना। कई बच्चे के डायरेक्ट 1.5, कई बार वो क्वेश्चन में 2 की जगह कुछ और दे देगा स्पीड और थोड़ा वेरी कर देगा इसको, जरूरी थोड़ी है वो वही देवे जो आएगा। एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। अच्छा अब एग्जाम्पल 2, इफ, अब उल्टा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड is 5/3, then speed of light in this liquid will be, बोलो मच्छर क्वेश्चन है बेटा, क्या ऑप्शन दो यार कोई बच्चा। तो मैं बोल दूं उल्टा पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, v उधर ले गया तो v बराबर किसी भी मीडियम में स्पीड c/μ, जितना भारी मीडियम उतनी स्पीड कम, c/μ। आ जाओ भैया, तो तेरे मीडियम तेरे अंदर 3 × 10⁸, तू जितना भारी उतनी स्पीड कम, 5/3 का डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 9/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जैसे डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होगी इस मीडियम में। क्लियर है क्या सर? ये समझ में आ गई। तो v देके म्यू पूछना, म्यू देके v पूछना, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आर दीज। एग्जांपल 3, अब थोड़ा सा रिलेटिव। एग्जांपल 3, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अब सुनना ध्यान से, जो बच्चे थ्योरी में मेरी बात नहीं सुनेंगे, अब जैसे मेरे को खुद को भी नहीं पता होता तो ये लिख दिया, एग्जाम में ये लिख दिया, ये WG। अब तेरे को क्या पता पड़ेगा क्या, या यूं लिख देगा ले ये। अब बोलो, रोते रहो बैठ के, नहीं पता है तो नहीं, थ्योरी ढंग से पढ़ के आज बर्बाद हो गए। अब ये मालूम ही नहीं पड़ रहा, जिनको ढंग से पता नहीं हो, ये समझ नहीं पा रहे वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के। तो मैंने बताया था बेटा, ए इधर देख, है ना, या तो ये पूछेगा या और करके यूं दे देगा, म्यू वाटर पहले लिख देगा, ग्लास बाद में लिख देगा ये। अब बेटा ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब समझना, तो सबसे पहले मैं थ्योरी में ये लिखा रहा हूं, ए म्यू 1/2 का मतलब μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इधर जो लिखा है ये मीडियम, ये इस मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू, ये वो उधर पढ़ जी, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ध्यान रखना, सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। और इसका भी यही है, ये 2/1, ये सेकेंड का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो बाद में या पीछे ट्रीट किया जाता है, जो पहला लिखा होता वो इंपॉर्टेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्लियर है। तो बोल दो दिस इज म्यू वाटर अपॉन, इधर देख, इसको अब मैं लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। यही लिख रहा हूं मैं, तू सॉल्यूशन में लिखना, क्वेश्चन मार्कता है या तो म्यू वाटर विद, है ना। तो ये आ जाएगा म्यू वाटर ग्लास इज इक्वल टू म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू म्यू ग्लास। तो वाटर का कितना बेटा 4/3, ग्लास का 3/2, ये आ जाएगा 8/9। सही बात है, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि वाटर ग्लास से हल्का होता है, ग्लास भारी है रे, लेस देन 1 आएगा, बड़ा म्यू नीचे है, लेस देन 1 आएगा।
तो 4 ऑप्शन में लॉजिक लगा सकता था। अगर ऑप्शन में 8/9, बी 9/8, सी 8/7, डी 10/9 ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो मैं लॉजिकली बता सकता था 1 से कम आएगा। मैं लॉजिकली बता सकता था 1 से कम आएगा। बोलो। तो सर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया, उसकी डिपेंडेंसी भी समझ में आ गई। रेड कलर का मिनिमम होगा क्योंकि उसका लैम्डा मैक्सिमम होता है। ठीक है, कल अपन बात करेंगे वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, और फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है एक मीडियम से दूसरे, कलर का क्या फर्क पड़ता है। तो कल कलर, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की विथ म्यू बात करेंगे। ओके बेटा, बाय, ध्यान रखें अपना।